एलियंस भी अपने सैटेलाइट में हमारी धरती जैसा ही सेम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। पानी के नीचे एलियन लाइफ होने की उम्मीद जिंदा हो गई। हमारी धरती से बस कुछ ही दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी से ऐसे अजीबोगरीब सिग्नल्स मिले जो किसी एलियन लाइफ के सबूत दे रहे थे, जिसे साल 2019 में कुछ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने कंफर्म किया। अब ऐसे सिग्नल्स को जनरली धरती के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण साइंटिस्ट को ये शक हुआ कि शायद हमारे ही सिग्नल्स बाउंस बैक करके हमें ही रिसीव हो रहा है। मगर वो सिग्नल्स दूर कहीं इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहा था और उनका धरती से कोई कनेक्शन नहीं था। अक्टूबर 2020 में इन सिग्नल्स का नाम ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 यानी कि BLC-1 रखा गया। अब साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के अराउंड घूमते एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी से आया होगा, क्योंकि जब सैटेलाइट एंटेनास को प्रोक्सिमा बी की ओर से हटाया गया तो ये सिग्नल्स अचानक से आना बंद हो गया, जिससे साबित होता है कि ये सिग्नल्स वहीं से आ रहा था। अब अगर बात करें हमारे सबसे करीब प्रोक्सिमा बी के स्टार सिस्टम की, तो ये टोटल 3 स्टार्स है। आई नो ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार सूरज है, मगर इस स्टार सिस्टम के सेंटर में 2 स्टार्स अल्फा सेंटोरी ए और बी एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और तीसरा स्टार अल्फा सेंटोरी सी, जिसे हम प्रोक्सिमा सेंटोरी भी कहते हैं, वो इस दोनों स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। जैसा धरती सूरज को ऑर्बिट करता है, बिल्कुल वैसा ही अब तक की हमारी रिसर्च में सिर्फ प्रोक्सिमा सेंटोरी के अराउंड ही एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं, जिनमें से प्रोक्सिमा बी ही एकमात्र ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो इसके हैबिटेबल जोन में आता है। और अगर प्रोक्सिमा बी पर रहने वाले एलियंस भी अपने सैटेलाइट में हमारी धरती जैसा ही सेम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे आप और आपका दोस्त एक दूसरे को बिना बताए ही सेम शर्ट पहनकर एक दूसरे से मिलने चले आए। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार की साइज और प्रोक्सिमा बी की पोजीशन को देखकर कुछ साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि ये धरती के मून की तरह टाइडली लॉक्ड होगा, यानी कि इसका एक फेस लगातार अपने स्टार की सनलाइट रिसीव कर रहा होगा और दूसरा फेस हमेशा से अंधेरे में होगा। शायद उसी अंधेरे में एलियंस मौजूद होंगे और सरवाइव करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और शायद इसी डार्क साइड से हमें वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे सिग्नल्स रिसीव हुए जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट इस थ्योरी से एग्री नहीं करते, क्योंकि अगर हम धरती को देखें तो यहाँ के डीप ओशंस में रहने वाले जीव लाइट के लिए बायोल्यूमिनेसेंस पर निर्भर करते हैं, या फिर अपने सेंसेस की मदद से बिना लाइट के सरवाइव कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि प्रोक्सिमा बी पर हमें आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं बल्कि बायोल्यूमिनेसेंस के सबूत खोजने चाहिए, और इसी डायरेक्शन में इस प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्के और मजबूत मटेरियल से बने काइट के शेप के प्रोब्स को बनाया जाएगा और उन्हें पावरफुल लेजर्स की मदद से लाइट की 20% स्पीड से दूर स्पेस में भेज दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रोब्स प्रोक्सिमा बी के करीब पहुंचकर हमें उसके एनवायरनमेंट और दूसरे फैक्टर्स की जानकारी देगा। मतलब अगर वो सिग्नल्स एलियंस के हुए तो उसका भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब सुपर अर्थ ढूंढने के लिए हमें इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बगल में ही मौजूद मार्स फ्यूचर में हम इंसानों के रहने के लिए धरती से भी बेटर हो जाएगा। अगर हम इंसान मार्स पर रहना चाहे तो यहाँ के एनवायरनमेंट में भी 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। साथ ही यहाँ का टेम्परेचर भी 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के जितना हुआ तो वो काफी होगा इंसानों के रहने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 400 करोड़ साल पहले मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और वहाँ पानी की नदियाँ और समुद्र हुआ करते थे। ये चीज वहाँ करोड़ों सालों तक चली, लेकिन फिर अल्ट्रावायलेट रेज ने मार्स के एटमॉस्फेयर को तोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया। अब आज की तारीख में मार्स एक सूखा वीरान प्लेनेट है। हालांकि आज भी पानी का कुछ हिस्सा बर्फ के फॉर्म में पोलर कैप्स में जमा हुआ है। इस पानी की मदद से हम मार्स पर छोटा सा ओशन तो जरूर बना सकते हैं। ऐसे ही मार्स पर मौजूद रॉक्स में ऑक्सीजन भी बड़ी मात्रा में छिपी हुई है। इस प्लेनेट को अपना लाल रंग देने वाले आयरन ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है। एक्सट्रीम हीट की मदद से हम इनसे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें इसके सरफेस को उतना टेम्परेचर देना होगा जितना खुद सूरज की सरफेस का है। इसका एक अच्छा आइडिया है जिसमें मार्स पर कई हजार लेजर मशीन्स को भेजना और स्पेस से इसकी सरफेस पर निशाना लगाना। मार्स की सरफेस को पिघलाने के लिए हमें सोलर पंप्ड लेजर्स का इस्तेमाल करना होगा, जो सनलाइट और सोलर पैनल से चलेगा। अगर हम स्पेस में इंडिया से 30 गुना बड़ा मिरर नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सनलाइट को फोकस करके मार्स को पिघला सकते हैं।
अब अगर हम ऐसा असल में करते हैं तो मार्स की सरफेस के हर क्यूबिक मीटर रॉक से 750 किलोग्राम ऑक्सीजन और 50 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और अगर ये प्रोसेस बिना रुके चलती रही तो सिर्फ 8 मीटर जमीन को पिघलाने के बाद ही हमारे पास जिंदा रहने के लिए इनफ ऑक्सीजन मौजूद होगा। और फिर इंसान फाइनली धरती के बाद किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखने वाला पहला स्पीसीज बनेगा। वास्प 96b धरती से 1150 लाइट ईयर दूर फिनिक्स कॉन्स्टेलेशन में वास्प 96b नाम का एक एक्सोप्लैनेट है। अब हमारे अपने सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद सारे प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। साल 2021 में लॉन्च किए गए फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप में मौजूद स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वास्प 96b से आने वाली लाइट को लगातार 6.5 घंटों तक मेजर किया गया, जिसका रिजल्ट था ये लाइट कर्व जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस लाइट कर्व के ग्राफ को देखकर पता चल गया कि इस एक्सोप्लैनेट पर पानी मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाइट को मेजर करके एक प्लैनेट पर पानी की मौजूदगी को मेजर कैसे किया जा सकता है। वेल, इसका सीक्रेट छिपा है लाइट की वेवलेंथ में, जो हर एक कलर के लिए डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए हमें पेड़ पौधे ग्रीन कलर के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। क्लोरोफिल नाम का ये पिगमेंट रेड और ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जब बात ग्रीन कलर की आती है तो ये उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसीलिए हमें पेड़ पौधे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इसी तरह पानी का कलर हमें ब्लू नजर आता है क्योंकि ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सारे कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन शॉर्ट, आपके आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको जिस कलर का दिखेगा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। यानी ये रेड बॉल आपको रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। जब इसी टेलीस्कोप की मदद से वास्प 96b से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया गया तो इसमें लगे स्पेक्ट्रोग्राफ ने ग्राफ बनाया और ब्लॉक होने वाली लाइट की वेवलेंथ को फिगर आउट कर लिया। जब उन्होंने उस ग्राफ में वही पैटर्न देखा जो धरती पर पानी के स्पेक्ट्रोग्राफ में देखने को मिलता है, तो वो समझ गए कि लाइट वाटर के मॉलिक्यूल से टकराकर लौट रही है। इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पर लाइट के वेवलेंथ को बताया गया है और वाई एक्सिस पर कितना लाइट ब्लॉक हो रहा है उसे दिखाया गया है। अब लाइट के ब्लॉकेज से साइंटिस्ट ने पानी के प्रेजेंस को ट्रेस कर लिया और इसी से इस एक्सोप्लैनेट पर पानी के होने के सबूत मिले, और इसी के साथ यहाँ पानी के नीचे एलियन लाइफ होने की उम्मीद जिंदा हो गई। केपलर 22b साइंटिस्ट जब केपलर 22 नाम के तारे को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि इसकी ब्राइटनेस समय के साथ कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। इसका रीजन एक एक्सोप्लैनेट था जो इसके सामने से गुजरकर इसकी लाइट को ब्लॉक कर रहा था। इस तरह साइंटिस्ट ने ब्लॉक हो रही लाइट की मदद से केपलर 22b प्लैनेट की एग्जिस्टेंस और इसकी ऑर्बिट का पता लगा लिया। ये प्लैनेट धरती से 2.5 टाइम्स बड़ा है और इसका एक साल धरती के 290 दिनों के बराबर है। केपलर 22 की छोटी साइज के कारण इस एक्सोप्लैनेट पर धरती जैसा मौसम ही रहता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यूरेनस की तरह इसकी एक्सिस भी साइड की ओर झुकी हुई है। मतलब अगर धरती को हम एक डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दे तो नॉर्थ और साउथ पोल का जो लोकेशन होगा कुछ ऐसा ही इसके साथ भी है, जिसके चलते इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर आधा साल या तो अंधेरा छाया होगा या फिर लगातार सूरज की रोशनी जगमगा रही होगी। ऐसा माना जा रहा है कि केपलर 22b पर 50 मीटर तक गहरे ओशंस मौजूद है, यानी कि यहाँ इंसानों के लिए पानी भी अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केपलर 22b धरती से 635 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी भी खोज लेते हैं तो हमें वहाँ तक जाने में 635 सालों का समय लग जाएगा। हम इंसान अगर इतने लंबे समय तक ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक तरीका है जिसमें हमें हाइबरनेशन में जाना होगा और इसी से हम लाइफ और डेथ की नेचुरल साइकिल को एक्सटेंड कर पाएंगे। अब सुनने में ये कोई साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी लग रहा होगा, बट नासा ऐसे क्रायोस्लीप चेम्बर्स बना रहा है जिनमें इंसान की बॉडी टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा, जिससे वो नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा टाइम जिएंगे। ये है ग्लिस 667cc। धरती से सिर्फ 23 लाइट ईयर दूर एक छोटे स्टार के अराउंड हैबिटेबल जोन में मौजूद है। ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 3 तारे हैं। इसका तीसरा स्टार ग्लिस 667c के अराउंड साइंटिस्ट को 6 एक्सोप्लैनेट्स मिले, जिनमें से 3 सुपर अर्थ है। अब सुपर अर्थ प्लेनेट का साइज धरती से तो बड़ा होता ही है, लेकिन सैटर्न और जुपिटर जैसे गैस जायंट्स के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं।
इस सिस्टम में मौजूद तीनों हैबिटेबल प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार से काफी दूरी पर है और इनका मास धरती से 1 to 5 टाइम ज्यादा है, जिस कारण से हैबिटेबिलिटी के लिए बेस्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। ग्लिस 667 CC जो यहाँ का पहला हैबिटेबल प्लेनेट है, वो हैबिटेबल जोन के अंदर वाली एज पर मौजूद है और यहाँ का एक साल धरती के 28 दिनों के बराबर है। इस स्टार का हैबिटेबल जोन इतना करीब है कि अगर ऐसा हमारे सोलर सिस्टम में होता तो हमारी धरती बुध ग्रह की ऑर्बिट के अंदर ही आ जाता। धरती के कंपैरिजन में यहाँ की ग्रेविटी 60% ज्यादा होगी। मतलब अगर धरती पर आपका वेट 75 किलो हुआ तो यहाँ पर आप 120 किलोग्राम के होंगे। टेम्परेचर, ग्रेविटी और हैबिटेबल जोन इस बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ पर जिंदा जीव होने के चांसेस काफी हाई होंगे। KOI प्लैनेट्स। इन दो प्लैनेट्स का नाम है KOI 5715.01 और KOI 5554.01। अब ये दोनों ही लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले प्लैनेट KOI 5715.01 का सरफेस टेम्परेचर धरती के मुकाबले सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस ही कम है, लेकिन साइज में ये धरती से 8 गुना बड़ा है, जिसका मतलब इसका लैंड सरफेस एरिया और ग्रेविटी धरती से काफी ज्यादा होगी। अब अगर पानी की बात की जाए तो इसके खुद के सूरज और प्लैनेट्स के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारा पानी मौजूद तो जरूर होना चाहिए। दूसरे प्लैनेट का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जो आपको एसी में रहने जैसा फीलिंग देगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कंफर्ट के मामले में ये प्लैनेट हमारे लिए परफेक्ट है। अब यहाँ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन से लाइफ फॉर्म थोड़ी ना होगा, बिकॉज हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर सच तो ये है कि धरती पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। यहाँ तक हवा में भी 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है और यही नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए जैसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो हम इंसानों के रहने के लिए आइडियल सिचुएशन पैदा करती है। टी गार्डन भी, इसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये अब तक खोजा गया मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट्स है और अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत हद तक धरती जैसा हुआ तब इसका सरफेस टेम्परेचर भी करीब 28 डिग्री सेल्सियस जितना ही होगा। मतलब कि हम इंसानों के रहने के लायक है और इस प्लैनेट का सूरज भी हमसे सिर्फ 12.4 लाइट ईयर दूर है। तो इन सभी प्लैनेट्स में से आपको कौन सा प्लैनेट धरती के जैसा हैबिटेबल लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।